हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि टर्की का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया गया है, जो फेरबदल किया गया है टर्की के संविधान में, क्या ये टर्की के लिए एज अ कंट्री उसे स्टेबिलिटी की ओर यानी कि स्थिरता की ओर या फिर वन मैन रूल की ओर यानी कि तानाशाही रूल की तरफ ले जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टडी करते हैं कि ये मुद्दा आखिरकार है क्या। देखिए, ये पहले शुरू कैसे हुआ, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। कूप डी एट यानी तख्ता पलट का एक अटेम्प्ट किया गया जुलाई 2016 में। ये साजिश रेसिप तैयप एर्डोगन, जो कि राष्ट्रपति हैं अभी टर्की के, उनके शासन के खिलाफ ये साजिश रची गई, जिसके बाद हालात वहां पे बिगड़ते गए। और ये बताया जाता है कि ये जो अटेम्प्ट किया गया, ये जो साजिश रची गई, इस साजिश के पीछे फ्रेंड्स बताया जाता है कि फतुल्ला गुलेन का हाथ था। अब ये फतुल्ला गुलेन कौन है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, रेसिप तैयप एर्डोगन जो कि पहले प्रधानमंत्री थे टर्की के, उनको प्रधानमंत्री बनने में ये फतुल्ला गुलेन का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये दोनों एक समय पर पॉलिटिकल पार्टनर्स थे, लेकिन समय आगे बीता तो दोनों में आक्रामकता बढ़ती गई और अब आलम ये था फतुल्ला गुलेन को देश से निकालकर यूएस में एग्जाइल में भेज दिया गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि फतुल्ला गुलेन ने ये जो कूप डी एट यानी कि जो तख्ता पलट की जो साजिश रची गई, उसे यूएस में बैठे बैठे वहां से अंजाम दिया, क्योंकि इन्होंने एक गुलेन मूवमेंट चला रखा है यूएसए से। वो गुलेन मूवमेंट के चलते काफ़ी सारे गुलेन मूवमेंट के अधिकारी टर्की की जुडिशरी में, टर्की की पुलिस सेवा में, टर्की की आर्मी में दाखिल हो चुके हैं। तो उनके दम पे ये जो कूप डी एट है, तख्ता पलट की साजिश को ये अंजाम दिया गया। एक स्कूल ऑफ थॉट, एक जो विशेषज्ञों का जो गुट है वो ऐसा कहता है। दूसरा गुट ये कहता है कि जानबूझ के रेसिप तैयप एर्डोगन ने ही अपने आप को ज़्यादा संवैधानिक शक्तियां देने के लिए और ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने के लिए, ये संवैधानिक ढांचे को बदलने के लिए ये जानबूझ के अपनी ही सरकार पे तख्ता पलट का एक वार करवाया और बाद में उसका इल्ज़ाम जो है वो गुलेन मूवमेंट पे लगा दिया। तो ये तो देखो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं। हम इनसे ऊपर उठते हुए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दोस्तों जो लाया गया है, उसका इफेक्ट टर्की पे और टर्की की नेबरिंग कंट्रीज और ब्रॉडली देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन पे क्या पड़ेगा। फ्रेंड्स, तख्ता पलट की साजिश के बाद जो टर्की में देखने को मिला, एक नज़र उस पर डालते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी काफ़ी आलोचना करी गई। हुआ यूं कि 47,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें कि 10,700 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी पाए जा रहे हैं और 7,400 मिलिट्री पर्सनल। अब क्या हुआ कि वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दी गई। तो इमरजेंसी के तहत प्रेसिडेंट को यानी रेसिप तैयप एर्डोगन को ज़्यादा पावर्स मिल गई, जिसके चलते उन्होंने जो सारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो सारा विपक्ष के जो नेता थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया, ताकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो लाए जा रहे हैं उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध कोई भी आवाज़ ना उठा सके। इवन कि जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो पब्लिक सर्वेंट्स थे, 1 लाख से भी ज़्यादा पब्लिक सर्वेंट्स को भी वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। तो इस हालात के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को लेके आना ये सही है या गलत है, इसके चलते इंटरनेशनल लेवल पे टर्की का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं हम दिसंबर 2016 की तरफ। टर्की की जो रूलिंग पार्टी है, जिसको कि रेसिप तैयप एर्डोगन बिलोंग करते हैं, यानी कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AKP के नाम से जाना जाता है टर्की में। तो AKP ने पहली बार जनता के समक्ष ये संवैधानिक जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं, संशोधन लाए जा रहे हैं, दिसंबर में जनता के समक्ष रखा। तो ये उनका एम क्या है, फंडामेंटली ये चेंज कर देंगे जैसे कि टर्की को आज टर्की का प्रशासन काम करता है। लेकिन अभी के लिए अहम बात यह है कि ये सारा संवैधानिक परिवर्तन इमरजेंसी लागू होने के बाद यहाँ पे लाया जा रहा है। इमरजेंसी के बारे में मैंने बताया कि सारे जो राजनीतिक विरोधी दल हैं, उनके जो मुख्य नेता हैं, वो सब जब जेल में हैं, तब ऐसे संवैधानिक परिवर्तन को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये बात अभी ध्यान में रखने के लिए है दोस्तों। देखिए दोस्तों, विश्व भर में 2 तरह के सिस्टम पाए जाते हैं प्राइमरीली, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो टर्की में अब तक पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाया जा रहा था इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से पहले, जिसके तहत प्रेसिडेंट जो थे वो हेड ऑफ द स्टेट होते थे और प्राइम मिनिस्टर थे जो कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो सरकार का नियंत्रण जिनके हाथ में रहता था।
और जो प्रधानमंत्री थे वो अपने मंत्रिमंडल के जरिए यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए सरकार का कार्यकारिणी को देखते थे। इन सब पे चेक रखने के लिए जो था पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट के जरिए ही बजट पास होता था, पार्लियामेंट की कमेटीज, पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते थे मंत्रिमंडल से। तो सेम हूबहू इंडिया जैसा ढांचा टर्की में देखने को मिलता था। लेकिन अब संवैधानिक संशोधन के बाद क्या किया गया है, आइए उस पर नजर डालते हैं। अब संशोधन के बाद जो सिस्टम लाया गया है उसे टर्किश सरकार कहती है टर्किश स्टाइल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये रेफरेंडम के बाद लाया गया। इसमें क्या होगा, ड्राइंग ऑफ बजट्स, इसमें भी पूरा नियंत्रण जो रहेगा राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा, यानी कि अभी जो तत्काल जो है रेसिप तैयब एर्डोगन उनके हाथ में। एनैक्टिंग सर्टेन लॉज बाय डिक्री। अब डिक्री क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे दोस्तों ऑर्डिनेंस देखा जाता है कि राष्ट्रपति जबकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, वैसे ही टर्की के राष्ट्रपति पार्लियामेंट चाहे सेशन में है चाहे नहीं है कुछ ना कुछ डिक्री यानी कि एक फरमान जारी करके कोई भी कानून बना सकते हैं। तो ये एक अनडेमोक्रेटिक माना जा रहा है इसे अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में। दूसरी चीज, अपॉइंट एंड डिसमिस जजेस, ये डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, चाहे ये बजट है चाहे ये जजेस की अपॉइंटमेंट है और डिसमिसल है, राष्ट्रपति इसे डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बोला जाता है अंग्रेजी में डी फैक्टो कंट्रोल, या जो सही मायने में जो नियंत्रण रहेगा वो राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा। क्यों, ये हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अब गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को भी वो खुद ही सस्पेंड कर पाएंगे, बर्खास्त कर पाएंगे। कैन अलोन अनाउंस इमरजेंसी। अभी क्या है, टर्की में क्या था संशोधन से पहले कि पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए थी, संसद की अप्रूवल चाहिए थी इमरजेंसी को लागू करने के लिए। लेकिन अब क्या है, बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के ही राष्ट्रपति खुद से इमरजेंसी लागू कर पाएंगे और इवन की संसद को भंग भी कर पाएंगे। तो इतनी ज्यादा पावर एक आदमी को दे दी गई है। इसीलिए हमारा स्टार्टिंग में टाइटल था कि क्या ये टर्की को स्थिरता की ओर लेके जा रहा है ये सिस्टम, या फिर उसे तानाशाही की तरफ लेके जा रहा है। तो ये चीजें हैं, इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों आपको याद में रखने हैं, अपने ज्ञात में रखिएगा इन्हें आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। रिमूवल ऑफ द बार ऑन प्रेसिडेंट हैविंग फॉर्मल टाइज टू अ पॉलिटिकल पार्टी। हमारे यहाँ पे देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति जैसे ही इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद उनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं रहता। लेकिन टर्की में क्या किया गया है अब कि इलेक्ट होने के बाद भी राष्ट्रपति अपनी जो उनके रिश्ते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो फॉर्मली अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर मेंबर रह सकते हैं। तो कहने को तो ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इसका असर राजनीति पे कैसे पड़ता है। दूसरा पॉइंट, साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। नए संविधान में टर्की के ये प्रावधान रखा गया है कि एक ही साथ हमारे यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन और स्टेट्स के इलेक्शन एक ही साथ किए जाने चाहिए, ठीक वैसे ही टर्की में पार्लियामेंट के इलेक्शंस और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस एक ही साथ करवाए जाएंगे। तो उसका असर देखिए क्या होता है दोस्तों। ऐसा होता है कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम एक ही पार्टी के फेवर में होते हैं, तो वैसा देखा जाएगा तो क्या होगा, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नजिंग द वोटर इन सेम डायरेक्शन। यदि मान लीजिए कि एकेपी के फेवर में कोई राष्ट्रपति को वोट देना चाहता है तो वो पार्लियामेंट में भी एकेपी के कैंडिडेट को ही वोट दे के आएगा, जिसके चलते क्या होगा कि राष्ट्रपति की पार्टी पार्लियामेंट में भी सत्ता में रहेगी, मेजॉरिटी में रहेगी और राष्ट्रपति भी उसी पार्टी के रहेंगे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रावधान कानूनन फेरबदल लाने हैं या जो भी जुडिशरी में भी कुछ अपॉइंटमेंट करनी है, पूरा का पूरा इसमें राष्ट्रपति का जो मत है वो माना जाएगा। जो राष्ट्रपति की मर्जी होगी वो चलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इनकी रहेगी और ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इन्हें रिश्ते नाते तोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी खुद ही बन सकेंगे राष्ट्रपति, जो आने वाले रहेंगे टर्की में। हम अभी की बात भी कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी। तो पार्लियामेंट में भी इनका वर्चस्व, और ये यदि देखा जाए राष्ट्रपति के तख्ते तावीज पर ये खुद ही बैठे हैं और जुडिशरी में भी इनके चलेगी। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, जो एक डेमोक्रेसी का नॉर्म है, रूल ऑफ लॉ का नॉर्म है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, वो यहाँ पे कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है कि जैसे आपने अपने व्यवहार में भी देखा होगा, जब हम किसी म्यूनिसिपैलिटी के कैंडिडेट के लिए वोट डालने जाते हैं और या एमएलए के वोट और म्यूनिसिपैलिटी के जो मेयर होता है या कोई पार्षद जो खड़ा हो रहा है उसके लिए जो हम वोट डालने जाते हैं, तो हम सेम पॉलिटिकल कैंडिडेट को, सेम पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट डाल के आते हैं। तो ये जो मत होता है हमारा एक समय पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में होता है। तो ऐसा होने के चलते ये आशंका लगाई जा रही है कि जो सेम
समय पे जो पोल का प्रावधान रखा गया है कि राष्ट्रपति के लिए और संसद के लिए जो चुनाव एक समय पर करवाए जाएंगे, उसके चलते सेम पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रपति और सेम पॉलिटिकल पार्टी की संसद बनेगी, जिसके चलते कि राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि वो क्या प्रावधान, क्या फेरबदल, दोबारा से कोई कानूनन संशोधन लेके आना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेरबदल लेके आना चाहते हैं, तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला उसमें नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि इट कॉम्प्रोमाइजेज विद द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, की जो नया संशोधन लाने के बाद जो नया ढांचा रहेगा उसमें जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति का, टर्की के राष्ट्रपति का ब्रॉड कंट्रोल रहेगा हाई काउंसिल पे। अब ये हाई काउंसिल एक बॉडी है जो जुडिशरी में, टर्की में अपॉइंटमेंट्स करती है, जो न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति और इन सब कामों को देखती है, तो उसमें भी राष्ट्रपति का हस्तक्षेप रहेगा। तो इसके चलते राष्ट्रपति जुडिशरी में भी, राष्ट्रपति पार्लियामेंट में भी और राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति भी। तो ये जो सेपरेशन की बात हमने करी, ये पूरा यहाँ पे धुंधला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो थ्योरी होती है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती नजर आ रही है। अब फ्रेंड्स, इस स्लाइड के जरिए हम समझेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के। अहम बिंदु जो हैं उन पे हम नजर डालते हैं। सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द कैबिनेट विल बी अबॉलिश्ड। अब ना तो प्रधानमंत्री का पद रहेगा और ना ही कैबिनेट जैसी कोई संस्था वहां पे पाई जाएगी टर्की की पॉलिटी में। दूसरी चीज, द प्रेसिडेंट विल बिकम द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड विल बी अलाउड टू इशू डिक्रीज। मतलब जो ये फरमान जारी करने की जो हमने बात करी, यहाँ पे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार के, सिर्फ टर्की के हेड ऑफ द स्टेट ही नहीं, मतलब टर्की की सरकार के भी हेड ऑफ राष्ट्रपति को माना जाएगा वहां पे। द प्रेसिडेंट विल बी अलाउड टू रिटेन टाइज टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ये हमने पिछली स्लाइड में स्टडी कर लिया। द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री पोल्स विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली हर 5 साल में, मतलब 5 साल के बाद ये दोनों पोल्स साइमल्टेनियसली कंडक्ट करे जाएंगे। द पार्लियामेंट विल लूज इट्स राइट टू इंटरपेलेशन। देखिए इंटरपेलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है हमारी संसद में, वैसे ही वहां पे भी कुछ कुछ राइट्स दिए गए थे टर्की के सांसदों को पहले सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए। जैसे कि बजट के ऊपर हमारे यहाँ पे कितनी सारी अकाउंटिंग कमेटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, तो वैसे ही टर्की में भी ये सब कमेटीज पाई जाती थी। लेकिन अब ये जो पार्लियामेंट का ये जो अधिकार है ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मंत्री ही नहीं होंगे, कैबिनेट ही नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होगा और राष्ट्रपति पार्लियामेंट का, मतलब टर्की की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका हिस्सा तो है नहीं, ना ही वो उसकी सिटिंग्स में भाग लेंगे। अब मंत्री जो नियुक्त करे जाएंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई अधिकार नहीं दिया गया है बाकी के सांसदों को उन मंत्रियों से क्वेश्चन करने का, कोई सवाल जवाब करने का कोई अधिकार नई कॉन्स्टिट्यूशन में टर्की की नहीं दिया गया है। फ्रेंड्स, अब तक जो हमने प्रावधान देखे वो ऐसे लग रहा था कि प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ प्रावधान ऐसे भी लाए गए हैं ताकि प्रेसिडेंट की पावर को चेक किया जा सके। जैसे कि प्रेसिडेंट विल हैव क्रिमिनल लायबिलिटी। यदि अपने कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट कोई भी गलत काम करते हैं, भले ही वो ऑफिस में हो, उस कार्यकाल के दौरान भी उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करी जा सकती है, कानूनन कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू करी जा सकती है। यदि मान लीजिए उन्होंने कोई करप्शन करवाई या कुछ भी ऐसे घूसखोरी के इल्जाम उन पे लगते हैं तो उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कानून के। द प्रेसिडेंट विल हैव ब्रॉड अथॉरिटी ओवर हाई काउंसिल ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स। ये पूरा नाम है उस बॉडी का, हाई काउंसिल ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स, जो बॉडी वहां पे जजेस की नियुक्ति करती है टर्की में। अब ब्रॉड अथॉरिटी प्रेसिडेंट की इसमें रहेगी। कैसे रहेगी ये हम स्टडी करेंगे। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एमपीज फ्रॉम 550 टू 600। पहले जो वहां पे सांसदों का नंबर था वो 550 था, अब 600 कर दिया गया है। लोअर द मिनिमम एज ऑफ सर्विंग द असेंबली टू 18। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 18 साल का कोई भी व्यक्ति जो है वो वहां पे चुनाव लड़ सकता है सांसद बनने के लिए। अब देखिए इंटरपेलेशन की डेफिनेशन क्या है। इंटरपेलेशन इज द फॉर्मल राइट ऑफ अ पार्लियामेंट टू सबमिट क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट आस्किंग इट टू एक्सप्लेन एन एक्ट और पॉलिसी। तो जैसे हमारे यहाँ पे सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है, बजट में कोई प्रावधान लेके आती है, तो हमारा मीडिया के जरिए सांसद सरकार को संसद में घेरते हैं, मतलब क्वेश्चन सवाल जवाब किए जाते हैं, कमेटीज सवाल जवाब करती हैं सरकार से। लेकिन अब टर्की की यदि हम बात कर रहे हैं तो टर्की में ऐसा कोई प्रावधान नई संविधान में नहीं दिया गया है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम दिस प्रोसीजर में लीड टू अ कॉन्फिडेंस वोट
और चेंज ऑफ गवर्नमेंट। यदि मान लो कि कोई बजट पास नहीं कर पाती थी सरकार, तो उस केस में क्या होता था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है। इंडिया की यदि हम बात करें, पहले टर्की में भी ऐसा था, लेकिन अब क्योंकि सवाल होगा ना जवाब होगा, तो उसके चलते सरकार गिरने का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि सारी कमान राष्ट्रपति के हाथ में है और राष्ट्रपति जो भी करेंगे उस पर कोई सवाल जवाब भी नहीं कर पाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने ब्रॉडली बात करी कि राष्ट्रपति की पावर पे पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल है या नहीं, क्या संसद का कोई नियंत्रण है राष्ट्रपति की पावर पे या नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या राष्ट्रपति का जुडिशरी पे कंट्रोल है या कैसे, कितना कंट्रोल है। Constitution assigns broad authority to the president over High Council of Judges and Prosecutors। तो जो हम अपने यहाँ पे NJAC की डिबेट देख रहे हैं, नेशनल जुडिशल, ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात चल रही है जुडिशरी में, कि जुडिशरी में कोई हस्तक्षेप डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए सरकार का, लेकिन वहाँ पे देखिए टर्की में नई संविधान में क्या प्रावधान रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस ब्रॉड अथॉरिटी, मतलब हाई काउंसिल ऑफ जजेस में जो ये कमेटी काउंसिल है, इसके अंतर्गत भी ब्रॉड अथॉरिटी राष्ट्रपति को वहां पे दी गई है हस्तक्षेप करने की। दिस काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी। अब जब ये काउंसिल खुद ही ऑटोनमस नहीं रहेगी, खुद ही निष्पक्ष काम नहीं कर पाएगी, तो ये जुडिशरी की पारदर्शिता को कैसे इंश्योर कर पाएगी। अब यहाँ पे एनालिसिस देखते हैं। In a system where a politically partial president is influential over the appointment of members of council, मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो इस काउंसिल के मेंबर्स को नियुक्त कर पाएंगे। अब यदि मेंबर्स काउंसिल के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो वो मेंबर्स जो हैं, वो जो जजेस नियुक्त करेंगे वो भी राष्ट्रपति के कहने पे करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट दैट काउंसिल विल एंड अप हैविंग आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कॉम्पोजिशन। मतलब काउंसिल के जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, उनकी आइडियोलॉजिकल, मतलब उनका अपनी पॉलिटिकल पार्टी या जो राष्ट्रपति की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी तरफ झुकाव रहेगा। और यदि उनका झुकाव राष्ट्रपति की पार्टी की तरफ रहेगा, तो जैसे हमने अपने यहाँ पे कमिटेड जुडिशरी का फिनोमिना देखा था 1970s में, वैसा फिनोमिना टर्की में भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझें, हमारी सरकार ने भी 1970 के दशक में ये कोशिश करी थी कि जुडिशरी जो है सरकार का एजेंडा, सरकार की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में, सोशलिस्टिक पैटर्न में सरकार को चलाने में, देश को चलाने में सहयोग दे। तो ऐसा काम टर्की में भी देखा जा सकता है। तो अब जुडिशरी की कमान भी राष्ट्रपति के हाथ में, संसद की कमान भी राष्ट्रपति के हाथ में, और राष्ट्रपति जो खुद है वो खुद महामहिम तो है ही। तो उसके चलते सारी सत्ता एक आदमी के हाथ में आ रही है। हमारा सेंट्रल कंसर्न इस सारे वीडियो में यही है। अब यहाँ हम स्टडी करेंगे कि राष्ट्रपति को इतनी पावर देने का असर जो है संसद पे क्या पड़ेगा। पार्लियामेंट वुड कंटिन्यू टू हैव द अथॉरिटी टू ड्राफ्ट एंड एनैक्ट लॉज, मतलब जो संसद है वो ड्राफ्ट भी कर पाएगी कानून और एनैक्ट भी कर पाएगी, उन्हें पारित भी कर पाएगी। एंड इन थ्योरी द प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी टू इशू डिक्रीज विद नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद दैट रोल, मतलब संसद जो है अपना कानून अलग बनाएगी और राष्ट्रपति जो है अपनी डिक्रीज अलग पास करते रहेंगे, अपने जो उनके फरमान हैं। तो इन दोनों में कोई हस्तक्षेप, एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। लेकिन बट द रिमूवल ऑफ द बार ऑन प्रेसिडेंट हैविंग फॉर्मल टाइज टू अ पॉलिटिकल पार्टी वुड इंक्रीज द प्रेसिडेंट्स इन्फ्लुएंस ओवर पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट्स पार्टी हैज पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। तो जो मैंने आपको 3 बिंदु कहे थे याद रखने को, अब उसमें देखिए, अब राष्ट्रपति को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है यदि वो राष्ट्रपति बन जाते हैं उसके बाद भी। अब मान लीजिए कि AKP पार्टी जो अभी टर्की में सत्ता में है उसी के ही राष्ट्रपति हैं, और वही राष्ट्रपति जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया भी हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया अपनी पार्टी में फरमान इशू करेंगे कि ये बिल को पारित किया जाए या ये बिल को पारित नहीं किया जाए, इस जज को निकाला जाए या इस जज को नहीं निकाला जाए। तो जो सारे प्रावधान है राष्ट्रपति कर पाएंगे। इसके चलते क्या होगा कि जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी यदि राष्ट्रपति को हासिल रहेगी, क्योंकि चुनाव भी एक साथ होंगे, जो हमारा दूसरा बिंदु था साइमल्टेनियस इलेक्शंस उस स्लाइड में, तो उस दूसरे बिंदु के चलते यदि सेम समय पर इलेक्शन होंगे तो सेम पार्टी के प्रेसिडेंट के आने की और सेम पार्टी की जो सांसद है, संसद में जो मेजॉरिटी है वो आने के पूरे चांसेस रहेंगे, जिसके चलते सब जगह पे इनका वर्चस्व राष्ट्रपति का नजर आ सकता है। अपनी पॉलिटिकल पार्टी में नंबर 1, नंबर 2 संसद में, नंबर 3 राष्ट्रपति वो स्वयं होंगे ही। तो इसके चलते जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो ये कहना है यहाँ पे। अब देखिए उसी स्लाइड पे दोबारा नजर डालते हैं कैसे। देखिए ड्राइंग ऑफ बजट्स,
अब बजट तो वैसे तो संसद पास करेगी वहां पे, लेकिन मेंबर्स जो होंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वो एकेपी के ही मेजॉरिटी मेंबर्स हैं संसद में, तो बजट किसके कहने पे पास होगा? एकेपी के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, लीडर कौन होंगे? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया भी हैं और देश के मुखिया भी हैं, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें ये कहेंगे कि इस तरह का बजट पास किया जाए। तो ये जो रेड एरो हैं ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो बाउंड्री थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ये कहीं ना कहीं देखिए क्रॉस होती जा रही है। अब यहाँ पे लॉज बाय डिक्री, लॉज पास करना किसका काम है? संसद का। हमारे यहाँ पे भी यदि राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसे संसद को बाद में अप्रूव करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अलग अपनी कानून बना सकते हैं, डिक्री, उसे संसद में पारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा जहाँ पे एरो हम देख रहे हैं, देखिए ये जुडिशरी के सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी वायलेशन है। अब हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जजेस को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति यदि चाहें हाई काउंसिल से अपनी सांठ-गांठ के चलते ये सब काम को अंजाम दे सकते हैं। तो यदि कोई भी जज इनकी सरकार के खिलाफ कोई फैसला देगा तो उस जज को हटाना बहुत आसान रहेगा वहाँ पे। अब मिनिस्टर्स, क्योंकि जो ये मेंबर्स हैं सेम पार्टी के हैं, वही मिनिस्टर्स बनेंगे, तो सेम पार्टी के यदि एकेपी के ही राष्ट्रपति हैं तो वो इन मिनिस्टर्स को भी हटाने में सशक्त रहेंगे। ये पॉइंट है। ये लाल एरो यदि हम देखें, हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक मॉडल जो है यूएसए का या इंडिया का या ब्रिटेन का, यदि इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसे संसद को अप्रूव करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति को अलोन पावर दी गई है, कैन अलोन अनाउंस इमरजेंसी। वो स्वयं रूप से बिना किसी से पूछे, बिना किसी की अप्रूवल लिए इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, और पार्लियामेंट को भंग भी स्वयं रूप से कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो भंग करते हैं वो प्रधानमंत्री के कहने पे भंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टर्की में इस संशोधन के बाद अपने आप से ही राष्ट्रपति इसे भंग भी कर सकते हैं। अब तो देखिए ये जो लाल एरो हैं ये दर्शा रहे हैं हर स्फीयर में, हर सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है उसमें ये ब्रीच हो रहा है, मतलब हस्तक्षेप का यहाँ पे प्रावधान है टर्की की नई कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि राष्ट्रपति के पास पूर्ण बहुमत हो यहाँ पे संसद में भी, और वो स्वयं भी सेम पॉलिटिकल पार्टी के हों, तो ये लाल एरो ये दर्शा रहे हैं कि हर क्षेत्र में ये हस्तक्षेप कर पाएंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कानून बनाना हो, चाहे वो इमरजेंसी लगाना हो, और यहाँ तक कि चाहे वो संसद को भंग करना हो, तो पूर्ण रूप से उनके पास में पावर दी गई है यहाँ पे। यूरोपियन यूनियन, अब जो हमने देखा था कि आलोचना हुई है इस कदम की, टर्की के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है उसे स्टडी करते हैं। जो रेफरेंडम पास किया गया, रेफरेंडम क्या होता है बेसिकली, यदि कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल, टर्की की कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लेके आना चाहती है इतने बड़े स्तर पे, तो उसे जनता को ये मुद्दा रेफर करना होता है, और जनता उस पर वोटिंग करती है कि क्या ये बदलाव लाया जाए संविधान में या ना लाया जाए। तो टर्की ने भी, रेसिप तैयब एर्डोगन ने भी ऐसा ही रेफरेंडम अपनी सरकार से करवाया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो परिणाम निकले दोस्तों, उन परिणामों में ये दिखा गया वेफर थिन मेजॉरिटी, मतलब बहुत ही थिन मेजॉरिटी से लोगों ने ये कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि ये बदलाव लाए जाएं संविधान में। लेकिन यस कहने वालों की जो तादाद रही वो सिर्फ 51.3% रही। तो उसके चलते क्या है कि ये बहुत कम है, कम से कम 70% लोगों को तो ऐसा कहना चाहिए था। तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ये तो मैनिपुलेशन के जरिए भी अचीव किया जा सकता है। दूसरी बात, अभी टर्की में इमरजेंसी लगी हुई है, तो इमरजेंसी के चलते जो क्रिटिकल मीडिया है, जो टीवी ग्रुप्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, या जो अखबार हैं, समाचार पत्रिकाएं हैं जो सरकार के खिलाफ बोलती हैं, उनको बिल्कुल दबा दिया गया है, जिसके चलते 1% वोट के मार्जिन से इतना बड़ा जो संशोधन लेके आना, क्या वो सही है? मॉरली देखा जाए, नैतिक तौर पे भी वो सही नहीं है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, एक पॉलिटी को चलाने के लिए भी, वो लोकतंत्र को चलाने के लिए भी वो सही नहीं है किसी रूप से। और जो 3 बड़ी सिटीज़ हैं, जो शहर हैं टर्की के, अंकारा, इस्तांबुल और इजमीर, यहाँ के जो लोग हैं, जो अर्बन वोटर है, उन्होंने उसे रिजेक्ट किया है। तो यदि हम ये देखें कि अर्बन वोटर ज़्यादा समझ रखता है, तो उन्होंने इसे पूरे सिरे से नकार दिया है। लेकिन टर्की सरकार का सफाई में ये कहना है कि 86% जो है वहाँ पे 86% लोगों ने मतदान दिया था, जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका 86%। तो उसके चलते अगर उसका 51% भी लोग उसके हक में हैं तो वो सफिशिएंट है इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, टाइमिंग ऑफ द डिसीजन टू होल्ड अ रेफरेंडम ऑन प्रेसिडेंशियल पावर्स।
टर्की इज अंडर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जो हमने देखा कि मतलब स्टेट ऑफ इमरजेंसी में सारे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन्हें भी कटघरे में मतलब जेल में बंद कर दिया गया है। जो अखबार समाचार पत्रिकाएं जो सरकार के खिलाफ बोलती हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। 160 टीवी चैनल जो हैं वहाँ के उन्हें बंद कर दिया गया है। तो ऐसे हालात में ये रेफरेंडम कराना क्या ये सही है, क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा के खिलाफ है या नहीं, ये एक सवाल उठाया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। तीसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट मीडिया इन टर्की हैव बीन साइलेंस्ड। चौथा पॉइंट ये है 1 लाख सिविल सर्वेंट्स हैव बीन समरीली डिसमिस्ड, मतलब कि बिना कोई उन्हें सुनवाई किए उन्हें डिसमिस कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, और सस्पेंडेड विदाउट ड्यू प्रोसेस, बिना कोई कानूनी कार्रवाई के। और 47,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया है, जिसमें कि आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, अखबार समाचार पत्रिकाएं और जो विरोधी पार्टियां हैं उनके जो लीडर हैं वो लोग सब शामिल हैं। आगे रुक करते हैं। अब देखिए इसका असर क्या हो सकता है। क्रिटिक्स का, इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स का ये कहना है कि ऑलरेडी कर्डिश, जो वहाँ पे कुर्दिश जिन्हें बोला जाता है, कर्डिश इनहेबिटेड एरिया है, जो ये लोग दंगा फैलाते रहते हैं टर्की में, इंसर्जेंसी की जो समस्या है वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के चलते और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या देती है, लोगों को आवाज़ देती है, अपनी बात रखने का मौका देती है। यदि एक ही राष्ट्रपति को इतनी ज़्यादा पावर दे दी जाएगी तो ये जो कुर्दिश मूवमेंट वहाँ पे चल रहा है, शायद ये जलती आग में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, जलती आग में घी डालने का काम कर सकता है। गवर्नमेंट क्रिटिक्स से द रिफॉर्म विल अंडरमाइन डेमोक्रेसी इन टर्की, तो डेमोक्रेसी को दबाने का काम कर सकता है ये, विच हैज ऑलरेडी फेस्ड मैनी चैलेंजेस इंक्लूडिंग एन इंक्रीज्ड इंसर्जेंसी इन कुर्दिश एरिया इन द ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब ये टर्की का मैप है और ये ईस्टर्न पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा जो है कर्ड्स की कंट्रोल में है ये एरिया। जैसे हमारे यहाँ पे नक्सलवाद है, वैसे वहां पे कुर्दिश यहाँ पे रिवोल्ट चलते रहता है टर्की की सरकार के खिलाफ। अब यदि ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे तो क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कुर्दिश लोगों को, जो ये यहाँ पे बगावत बोलते हैं, क्या उन्हें मौका मिलेगा सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का? तो ये उस पे सवालिया निशान खड़ा करता है। अब दोस्तों एक नजर टर्की के मैप पे डालते हैं और नजर डालते हैं इन 3 बड़े शहरों पे, इजमिर और जो हमने देखा अंकारा और इस्तांबुल। लोगों ने इसे सिरे से नकारा है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को। और बाकी के आप फीचर्स देख सकते हो, ये यूफ्रेट्स रिवर है, ये स्टडी करना टर्की का मैप इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक वैन है, टिग्रिस रिवर है, तो इनके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन स्लाइड्स के एंड में मैंने दिए हैं, तो वो आप आंसर करिएगा जरूर। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया का व्यू पॉइंट लेते हुए अभी तक हमने इसे नेगेटिव व्यू पॉइंट से देखा कि क्या ये सही है या गलत। अभी तक हमने इसका गलत पहलू देखा। अब नजर डालते हैं कि टर्की की सरकार का, यानी कि रेसिप तैयप एर्डोगान का क्या कहना है कि ये बदलाव क्यों लाए गए, और वो कितने सही हैं या कितने गलत, ये आप खुद फैसला कर सकेंगे। पहले हमने स्टडी करा केस अगेंस्ट, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं केस फॉर स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी इन टर्की। देखिए 1960 से एटलीस्ट 4 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन टर्की हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द मिलिट्री, मतलब वहां पे तख्ता पलट 4 बार करा जा चुका है 1960 से। यदि हम अपने जैसी डेमोक्रेटिक पॉलिटी को देखें और कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे सरकारों के खिलाफ टॉलरेंस रखा जाता है, कभी ऐसा नहीं किया गया कि मिलिट्री ने हमारी किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया है। तो रेसिप तैयप एर्डोगान का पक्ष रखने वालों ने ये कहा है कि टर्की का जो पॉलिटिकल नेचर है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि वो प्रेसिडेंसी के लिए ही बनाई गई है, मतलब वो लोग वहाँ पे प्रेसिडेंसी से ही नियंत्रण में रह सकते हैं, वरना मिलिट्री बार बार वहाँ पे तख्ता पलट की कोशिश करती रहती है। इसके चलते अब जब प्रेसिडेंट वहाँ पे इतने स्ट्रांग रहेंगे तो वहाँ पे ये जो मूवमेंट है, बार बार मिलिट्री जो तख्ता पलट कर देती है, उसे नियंत्रण करने में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहेंगे वो सशक्त रहेंगे। और दूसरा जो हमने मूवमेंट देखा, गुलेन मूवमेंट जो चल रहा है, उसके चलते भी टर्की में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करी जाती है। तो अब यदि एक राष्ट्रपति के हाथ में पावर रहेगी, उसे भी दबा के रखा जा सकेगा। अभी जो हमने कुर्ड्स वाली जो प्रॉब्लम देखी, कर्दिश जो मूवमेंट चल रही है ईस्टर्न पार्ट में टर्की के, उसमें भी उसे भी दबा के रखने में, नियंत्रण में लेने में ये समर्थ रहेंगे जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के। तो ये 3-4 पॉइंट जो हैं ये काफ़ी अहम है इन्हें स्टडी करने के लिए। द पार्लियामेंट्री सिस्टम टेंड्स टू प्रोड्यूस अनस्टेबल कोalition गवर्नमेंट्स। तो टर्की में क्या देखा जा रहा था, जो इतने सारे चुनाव के परिणाम देखे गए 1960 से, वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट्स का दौर चल रहा था। बार बार मिली-जुली सरकारें बनानी पड़ती थी, जिसके चलते सरकारें गिर जाती थी। उसके चलते क्या होता था, पिछले कुछ दशकों में ऐसा देखा गया, पॉलिटिशियंस जो हैं वहाँ के, उन्होंने भी ये रियलाइज किया, इस बात का एहसास लिया कि ये शॉर्टकमिंग्स हैं टर्किश स्टाइल पार्लियामेंटेरियनिज्म के। हर एक कंट्री का पार्लियामेंटेरियनिज्म यूएसए जैसा, यूके जैसा या इंडिया जैसा
काबिल साबित नहीं हो सकता। तो हमारी कंट्री के लिए ये एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि टर्की जैसी कंट्री में ये लागू नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने कारगर रूप से अपने यहाँ पे पार्लियामेंटेरियनिज्म पे ग्रिप बना लिया है एंड इट्स टेंडेंसी टू क्रिएट डेडलॉक्स। तो वहाँ पे पार्लियामेंटेरियनिज्म के चलते क्या हो रहा था कि बार बार डेडलॉक्स हो जाते थे, क्योंकि एक कोएलिशन पार्टनर यदि जो मानता था वो दूसरा कोएलिशन पार्टनर उसे नकार देता था। तो जिसके चलते टर्की की डेवलपमेंट, टर्की की जो अर्थव्यवस्था है उस पर पूरा नेगेटिव असर दिखने को मिल रहा था। इसके चलते क्या था कि मिलिट्री बार बार वहां पे हस्तक्षेप करती थी सिविल गवर्नमेंट के, यानी कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके कार्य क्षेत्र में मिलिट्री बार बार हस्तक्षेप करती थी, जैसा कि हम पाकिस्तान में देखने को हमें मिलता है। तो वो सब चीजों से निजात दिलाने के लिए रेसिप तैयप एर्दोगन का ये कहना है कि यहाँ की टर्की की जो व्यवस्था है वहां पे प्रेसिडेंट सिस्टम शायद ज्यादा कारगर साबित होगा। तो ऐसा उन्होंने इसलिए करा है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट टर्की स्टेबिलिटी बेनिफिट्स द एंटायर रीजन। मतलब जो ये रीजन है पूरा, जो सीरिया आईसिस का जो प्रकोप चल रहा है यहाँ पे, उस पे भी काबू पाने में ये कारगर साबित हो सकता है। कैसे? इन द रिसेंट ईयर्स टर्किश गवर्नमेंट वाज एबल टू टेक स्विफ्ट एंड इफेक्टिव एक्शन। क्यों? क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति थे वो काफी दमदार थे, रेसिप तैयप एर्दोगन। तो उनका ये कहना है कि टर्किश गवर्नमेंट जो है एक दमदार राष्ट्रपति के शासन में, कार्यकाल में काफी अच्छा काम यहाँ पे कर पाई थी, चाहे वो सीरिया के खिलाफ हो, चाहे वो कुर्ड्स को मोबिलाइज करके आईसिस के खिलाफ काम करना हो। तो उसमें टर्किश गवर्नमेंट को सफलता हासिल हो रही थी क्योंकि वो एक प्रबल जो राष्ट्रपति हैं उनकी अगुवाई के अंदर काम कर रही थी सरकार। अब उसमें क्या क्या सफलता हासिल हुई देखिए, टू स्टेम द रिफ्यूजी फ्लो टू यूरोप। जो सीरिया से और इराक से जो रिफ्यूजी यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, वहां पे टर्की की सरकार ने समझौता साइन किया था यूरोपियन यूनियन के साथ में कि हम इन पे नियंत्रण पालेंगे और इन्हें यूरोपियन यूनियन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और टर्की की सरकार को यहाँ पे भी काफी कामयाबी हासिल हुई आईसिस पे नकेल कसने में। तो ये भी देखने को मिला। प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू फॉरेन गवर्नमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल टेरर थ्रेट्स। तो जो टर्की की सरकार है, अभी पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि इंटेलिजेंस भी जो इनपुट्स हैं ये और सरकारों को देने में काबिल रही है, क्योंकि जो कमान है वो एक ही आदमी के हाथ में है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वहां के। अभी ऑल दिस वाज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट एंड अ लाइक माइंडेड प्रेसिडेंट एट द हेल्म। जो मतलब जो कुर्सी पे अभी राष्ट्रपति जो बैठे हैं वो एक प्रबल आदमी है, इसी के चलते ये सब संभव रहा है कि टर्की ये सब चीजों के चैलेंजेस के ऊपर काबू पा सका है। दोस्तों, जो इंटरनेशनल मीडिया में या जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति सिस्टम जो टर्की में लाया गया है क्या वो इतना गलत है, इसे हम स्टडी करते हैं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मॉडल माना जाता है, यानी कि यूएसए का जो सिस्टम है उसके प्रिज्म के जरिए हम इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब हेडिंग देखते हैं, व्हाट इज सो बैड इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इट इज देयर इन अमेरिका टू। लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन यूएसए। मतलब वहां पे क्या है, जो न्यायपालिका है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, सरकार का उसमें कोई भी किसी भी रूप से हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन हमने टर्की में देखा कि टर्की में राष्ट्रपति यदि चाहें तो हाई काउंसिल के जरिए जुडिशरी में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इन द यूएसए वी सी दैट लीडर एंड द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अभी हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं और रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में भी सत्ता में है, लेकिन फिर भी दोनों में मतभेद रहता है, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर हैं वो अलग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। मतलब वहां पे राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी या किसी भी डेमोक्रेट पार्टी, किसी की भी पार्टी के हों, राष्ट्रपति अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया एज अ कन्वेंशन, एज अ परंपरा वहां पे नहीं रखते अपने पास। जिसके चलते क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी फिलॉसफी या उसकी आइडियोलॉजी कई बार राष्ट्रपति की आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाती, जिसके चलते क्या होता है कि ये एक चेक रखती है। राष्ट्रपति यदि कहीं एक तानाशाह के रूप में काम करने लगे तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं यूएसए के केस में, वो कांग्रेस के जो उनके वहां पे सेनेटर्स हैं उन्हें वहां पे मना कर दिया जाता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को अप्रूव ना करें, इसे पारित ना करें, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। लेकिन टर्की में हमने देखा कि लीडर जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के वही राष्ट्रपति होंगे और वही उन्हीं की पार्टी यदि पार्लियामेंट में भी सत्ता में रहेगी तो क्या होगा,
तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो कुछ भी एजेंडा लेके आए, चाहे वो कल को ये डिसाइड करें उन्हें यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना है, उन्हें इराक के खिलाफ युद्ध करना है या कुछ भी करना है, ऐसा कुछ भी प्रावधान वो लेके आते हैं तो वो पारित हो जाएगा संसद के थ्रू। जुडिशरी उन्हें रोकने वाली है नहीं, क्योंकि वो जुडिशरी में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसी के चलते ये यूएस का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, टर्की का प्रेसिडेंशियल सिस्टम उससे काफी अलग होने जा रहा है। ठीक है, दिस अलाउज देम टू हैव अ चेक ऑन एंड ऑब्जेक्ट टू ईच अदर्स एक्शंस। ये हमने स्टडी कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर हैं अभी वो चेक करते रहते हैं, समय समय पर उन पे नियंत्रण करते रहते हैं। द प्रपोज्ड सिस्टम डज नॉट अलाउ दिस, practically resulting in president taking control of both the executive and the legislative branches। तो ये हमने समझ लिया कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल पारित करेंगे तो वो लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो पार्लियामेंट, उस पर भी वर्चस्व हो गया राष्ट्रपति का, और प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो तो वो सरकार तो खुद है ही। तो ये मुद्दा था यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आप कोई भी अखबार खोलेंगे ये आलोचनात्मक ढंग से ही इसे स्टडी करा गया है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि पॉजिटिव व्यू, एक एकेडमिक तैयारी के वे से हम इसमें पॉजिटिव व्यू भी इनकॉर्पोरेट करें। कि आलोचना तो हमने बहुत देख ली, कोई भी अखबार खोल लो, गार्जियन, कोई भी अखबार, सब में इसकी आलोचना करी गई है। लेकिन कुछ कुछ चैनल्स हैं जैसे अल जजीरा की वेबसाइट, वहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये लिए हैं हमने। सेफगार्ड्स क्या हैं? राष्ट्रपति यदि कभी तानाशाह होने की कोशिश करें तो नई कॉन्स्टिट्यूशन जो है टर्की की, उसमें प्रावधान क्या रखे गए हैं? द प्रेसिडेंट हैज क्रिमिनल लायबिलिटी एंड द पार्लियामेंट स्टिल हैज द राइट टू स्टार्ट एन इम्पीचमेंट इंक्वायरी अबाउट हिम एंड हिज डेप्यूटीज इफ नेसेसरी। तो राष्ट्रपति के खेमे का यह कहना है कि अभी भी संसद के पास में ये पावर रहेगी कि इम्पीचमेंट, यदि राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की कोई भी कार्रवाई करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो संसद उसे हूबहू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रुकावट है, ये चीज़ है। और जो डेप्यूटीज़ हैं, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, वो उनके खिलाफ भी ये इंक्वायरीज चालू करी जा सकती हैं। अंडर द प्रपोज्ड ड्राफ्ट, impeachment proceedings against the president can be started by signatures of 301 deputies in the proposed 600 सीट पार्लियामेंट। मतलब जो वहां के सांसद रहेंगे 600 में से यदि 301 लोग उस पे हस्ताक्षर कर देते हैं कि इम्पीचमेंट, यदि कि जो कार्रवाई है राष्ट्रपति को रिमूव करने की, राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने की, उसे स्टार्ट करने के लिए 301 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। विरोधी दल ये 301 का आंकड़ा जुटा लेता है तो वो राष्ट्रपति के खिलाफ इंक्वायरी चालू करा सकता है। ये लिमिट्स द प्रेसिडेंशियल टर्म टू 2 years, 5 साल 2 बार कोई राष्ट्रपति इलेक्ट हो सकता है। उसके बाद उसके ऊपर लगाम लग जाएगी कि वो दोबारा राष्ट्रपति के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो ये चीजें हैं सेफगार्ड्स के रूप में हमने इन्हें स्टडी किया। क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस को आप आंसर करिएगा। ज्योग्राफी टर्की की बहुत कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक तो टर्की के जो राष्ट्रपति हाल ही में उन्होंने हमारे देश का दौरा किया, उसके चलते, और टर्की में आप जो देख रहे हैं सीरिया, आइसिस, इनके चलते ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल हैं, स्ट्रेट्स एंड सीज अराउंड टर्की, कि कितनी नदियां हैं, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, और स्ट्रेट्स हैं काफ़ी सारी। तो आप स्टडी करिएगा अपने एटलस मैप के जरिए। कंट्रीज हैविंग कॉमन बॉर्डर्स विद टर्की, विच इज द इम्पॉर्टेंट लेक एंड रिवर इन टर्की। एक इम्पॉर्टेंट लेक है काफ़ी, और एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिससे कि 2-3 डिस्ट्रीब्यूटरीज बन के निकलती हैं, मतलब मेन धारा से अलग होके जो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं वो भी आपको नेम करनी है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इस टर्की अ मेंबर ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, क्या टर्की उसका मेंबर है? इस टर्की अब मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन किसी भी रूप से, ये आपको बताना है। टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन टर्की। तो ये 6 ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यदि कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई और फर्दर क्वेश्चंस हो, आप यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें पोस्ट कर सकते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड आंसर के लिए आप मुझे कोरा पे फॉलो कर सकते हैं। जतिन वर्मा के नाम से मेरी प्रोफाइल है। FB पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी मैनियक नाम के पेज से, या सिंपली जतिन वर्मा सर्च करके। तो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गुड बाय।